गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का वेलकम है यूट्यूब ऑनलाइन क्लासेस पर। बच्चों, आज के लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे न्यू चैप्टर दैट इज और पी ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम चैप्टर की बात करते हैं कि पी ब्लॉक एलिमेंट्स की, तो ये सीबीएसई एंड आरबीएसई दोनों ही क्लासेस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। थोड़ा सा लेंदी जरूर है, ठीक है, बट अगर सीबीएसई क्लासेस की बात की जाए, सीबीएसई बोर्ड की बात की जाए, तो ये चैप्टर आपका होगा 7 मार्क्स का। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। सीबीएसई में बात करूं तो ये 7 मार्क्स का होगा और आरबीएसई बोर्ड के लिए ये चैप्टर 4 मार्क्स का रहेगा। ठीक है, लेंदी है बट इंपॉर्टेंट चैप्टर है काफी एज कंपेयर टू। मैं बात करूं अगर पीएमटी और आईआईटी मेंस में, तो वहां भी काफी ज्यादा क्वेश्चंस इससे पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स को। सबसे पहले बात करेंगे कि हम पी ब्लॉक एलिमेंट्स कहेंगे किसे। ठीक है, तो देखिएगा पी ब्लॉक एलिमेंट हम किसे कहेंगे, दोज एलिमेंट्स हुज लास्ट इलेक्ट्रॉन, लास्ट का मीन क्या हो गया, वैलेंस। ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब जो इलेक्ट्रॉन आपका आउटर मोस्ट शेल में प्रेजेंट होता है। लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन पी सब शेल, किसमें होगा, पी सब शेल में एंटर होगा। ठीक है, कोई भी ऐसा एलिमेंट जिसका लास्ट इलेक्ट्रॉन या वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर पी सब शेल में आता है तो वो आपके कहलाएंगे पी ब्लॉक एलिमेंट्स। क्या कहलाएंगे, पी ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है, अब देखिए इसके अंदर आपका एक एक्सेप्शन केस भी है और वो एक्सेप्शन कौन है, आपका हीलियम। कौन है, हीलियम। चलिए देखते हैं कौन कौन से एलिमेंट ऐसे होंगे आपके पास में जिनका लास्ट इलेक्ट्रॉन पी सब शेल में होगा। तो फटाफट से अगर हम बात करते हैं अगर पी ब्लॉक या पी सब शेल की, तो इसके अंदर टोटल आपके 3 ऑर्बिटल्स होते हैं। ठीक है, 1 2 एंड 3, दैट इज पी एक्स, पी वाई एंड पी जेड। ठीक है, अगर 3 ऑर्बिटल्स हैं तो 1 ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2। तो टोटल कितने हो सकते हैं यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6। टोटल पी सब शेल में 6 इलेक्ट्रॉन अवेलेबल हैं। तो इस अकॉर्डिंग इसको हमने 6 ग्रुप में डिवाइड कर दिया, 6 ग्रुप में, जो कि आपका है 13 से 18 तक। ठीक है, अगर कोई आपसे कहे कि आपने पी ब्लॉक है उसको 6 ग्रुप पे कैसे डिवाइड किया, तो आपको बता दूं मैं कि पी सब शेल में टोटल अवेलेबल इलेक्ट्रॉन कितने अपने पास में, 6। और जितने इलेक्ट्रॉन अवेलेबल हमारे पास होते हैं ऑर्बिटल्स में, उसके अकॉर्डिंग हम उसको उतने ही ग्रुप में डिवाइड कर देते हैं। फॉर एग्जांपल एस ब्लॉक में हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2 ग्रुप में डिवाइड किया। डी ब्लॉक 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 10 ग्रुप में किया। पी ब्लॉक 6 इलेक्ट्रॉन अवेलेबल होते हैं, 6 ग्रुप में डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो टोटल हमारे पास 6 ग्रुप रहेंगे पी ब्लॉक में, जो कि हमारे ग्रुप नंबर 13 से लेकर के 18 तक है। ठीक है, चलिए फटाफट इसके टेबल बना लेते हैं। ग्रुप नंबर 13 से 18 तक की टेबल हम यहाँ बना रहे हैं, देखिएगा। ये हमने बनाई एक टेबल। ठीक है, यहां पर आपके पास क्या है, ग्रुप नंबर 13, ग्रुप नंबर 14, ग्रुप नंबर 15, ग्रुप नंबर 16, ग्रुप नंबर 17। ठीक है, चलिए ग्रुप नंबर 18। ठीक है, ये टोटल हमारे पास में 6 ग्रुप हो गए, ग्रुप नंबर 13 टू 18 तक। जब हम बात करते हैं ग्रुप नंबर 13 का, तो सबसे फर्स्ट एलिमेंट हमारे पास क्या होता है, बोरोन। ठीक है, देन कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियोन। ठीक है, यहां पर हमारे पास कौन सा एलिमेंट होगा, हीलियम। ठीक है, जो कि आपके पास में क्या है, एक्सेप्शंस। अभी बात करते हैं एक्सेप्शन क्यों है, बिकॉज हीलियम की बात करते हैं तो हीलियम का जो एटॉमिक नंबर है वो कितना है, 2। दैट मीन्स यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स है
और वो 2 इलेक्ट्रॉन आपके किस शेल में आएंगे, सब शेल में s में। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 1s2। तो हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 होने की वजह से क्या देख रहे हैं कि इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो s सब शेल में आ रहा है, ठीक है। और डेफिनेशन क्या है, डेफिनेशन ये है कि जिनका वैलेंस इलेक्ट्रॉन p सब शेल में आया उन्हें p ब्लॉक एलिमेंट्स कहा जाएगा। बट यहाँ पे क्या आ रहा है, लास्ट इलेक्ट्रॉन s सब शेल में है, दैट मीन्स ये आपका यहाँ पे एक्सेप्शन है। बट बात करें कि हीलियम को हमने 18 ग्रुप में क्यों लिखा, तो मैं आपको बता दूं, बिकॉज इट्स प्रॉपर्टी मैचेस विथ नोबल गैसेस प्रॉपर्टी, ठीक है। अगर हम बात करें हीलियम की तो इसकी ऑलमोस्ट सारी प्रॉपर्टीज जो होती हैं वो आपकी नोबल गैसेस से मैच करती हैं। दैट्स वाई हमने इसको पुट फॉरवर्ड, इसको प्लेस किया हमने कहाँ पे, 18 ग्रुप में, ठीक है। और हमें पता है टेबल का फॉर्मेशन जो किया गया था पेरियोडिक टेबल का, वो इसीलिए किया गया था कि वहां पर जितने भी सेम प्रॉपर्टीज के एलिमेंट होते हैं उनको हम एक जगह पे प्लेस कर दें ताकि उनको हम सिस्टमैटिकली और कन्वीनियंट वे में स्टडी कर पाए। दैट्स वाई हमने हीलियम को यहाँ पुट किया है, दैट इज द एक्सेप्शन ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट। ओके, चलिए इसके बारे में बात हो गई आपकी यहाँ पे कि एक्सेप्शन केस है, बट इसको प्लेस किया गया 18 ग्रुप में बिकॉज इसकी प्रॉपर्टीज जो है वो नोबल गैसेस से मैच करती है। चलिए ग्रुप नंबर 13 की बात करते हैं तो क्या होगा हमारे पास में, बैंगन, इसको कोडिंग से याद करते हैं अपन, बैंगन, आलू, गाजर इन थैला, ठीक है। इसे याद करते हैं, इसे लर्न करते हैं, काशी गए संत प्रभु, ठीक है। इसे लर्न करते हैं, नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी, ठीक है। इसे लर्न करेंगे, ओ स्टाइल से पीपो, ठीक है। इसे लर्न करेंगे, फिर कल बाहर आई आंटी, हरभजन ने आरती करके 0 रन बनाए। बच्चों ये सब आपको लर्न करवा दिया गया था 11th क्लास में ही, और मैंने भी आपको लर्न करवा दिया था, ठीक है। तो इसे कोडिंग्स आपके पास लिखी हुई होंगी, उसको लर्न कर लीजिएगा इस तरह से, बैंगन आलू गाजर इन थैला, काशी गए संत प्रभु, नेपाल पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी, ओ स्टाइल से टीपो, फिर कल बाहर आई आंटी, हरभजन ने आरती करके 0 रन बनाए, ठीक है। एज वेल अब आपको जब ये पी ब्लॉक स्टडी करना ही है तो आपको हर एक एलिमेंट का नेम भी याद होना चाहिए, ठीक है। बात करें ग्रुप नंबर 13 और 14 की, तो बच्चों ये आपका है 11th क्लास में, ठीक है। 11th क्लास के सिलेबस में मेंशन है। अब बात करें ग्रुप नंबर 15, 16, 17 और 18 की, तो ये आपके हैं 12th क्लास में, ठीक है। ये किसमें है, 12th क्लास में, ठीक है। तो हमें इस चैप्टर में ग्रुप नंबर 15, 16, 17 एंड 18 इसको कंप्लीटली डिस्कस करना है यहाँ पे, ठीक है। 13 एंड 14 को डिस्कस नहीं करना है। चलिए जब हम बात करते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ पी ब्लॉक, तो क्या कहेंगे, हमारे पास होता है NS2 NP1 से लेकर 6 तक, ठीक है। इसकी बात करें अगर S सब शेल की, तो यहाँ पे कंप्लीटली फिल्ड होता है आपका 2 इलेक्ट्रॉन से, और P में, ठीक है, P सब शेल में आपका 1 इलेक्ट्रॉन से लेकर के 6 इलेक्ट्रॉन तक फिल होता है। ये हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहेगा किसका, पी ब्लॉक एलिमेंट का, जिसमें एक एक्सेप्शनल केस मैंने आपको बता दिया है, कौन सा, आपका हीलियम। चलिए पहले बोरोन की बात कर लेते हैं। बोरोन के एटॉमिक नंबर की बात अगर हम करते हैं तो बोरोन का कितना होता है, 5। 5 मींस इलेक्ट्रॉन पहले किसमें आएगा, 1s2 में, ठीक है। बोरोन की बात करते हैं तो किसमें आएगा पहला इलेक्ट्रॉन, 1s2, देन 2s2, देन 2p1। तो ये आपका हो गया आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, दैट इज 2s2 2p1, ठीक है। यहाँ पे इसे नोट कर रहा हूं मैं, लिख लीजिएगा इसे, 2s2 2p1, ठीक है। ये हो गया। अब अगर हम बात करते हैं बोरोन से किस साइड,
राइट साइड में मूव करने की, और एक बात करेंगे डाउन द ग्रुप मूव करने की। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि जब भी हम मूव करते हैं लेफ्ट टू राइट, ठीक है, तो क्या रहेगा, नंबर ऑफ शेल्स जो है ना बच्चों वो रहेगी कांस्टेंट। क्या रहेगी, कांस्टेंट। एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो होगा आपका इंक्रीज। ठीक है, कि जब भी हम लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो इंक्रीज होंगे सेम शेल में, ठीक है, जबकि नंबर ऑफ शेल्स जो है वो क्या रहेंगे, कांस्टेंट रहेंगे। तो इधर मूव करने पे कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, 2s2 2p2। देखिए नंबर ऑफ शेल्स सेकंड ये भी, ठीक है, सेकंड पीरियड में हम मूव कर रहे हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन जो है पी सब शेल में वो इंक्रीज हो रहा है, 1 से 2 पे पहुंच गया। दैट 2s2 2p3, 2s2 2p4, 2s2 2p5 एंड 2s2 2p6। अब ध्यान से देखिएगा, ग्रुप नंबर 15 जिसको आप सबसे पहले स्टडी करेंगे, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो दिख रहा है ना वो कैसा दिख रहा है आपको, ग्रुप 15 का हाफ फील्ड दिख रहा है। कैसा दिख रहा है, हाफ फील्ड दिखा, बिकॉज यहाँ पे P में आपके पास में कितने इलेक्ट्रॉन है टोटल, 3 का मतलब कितना हो गया, 1 2 एंड 3, यानी 6 इलेक्ट्रॉन हम फिल कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन फिल है, 3 मतलब ये हाफ फील्ड हो गया। हाफ फील्ड होने का मतलब एक्स्ट्रा स्टेबल है कहीं ना कहीं। ठीक है, बात करें 18 ग्रुप की, तो देखिए यहाँ पे क्या देख रहे हो, यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि आपके पास में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन फिल हो रहे हैं, 6 के 6, यानी 3 4 6 सॉरी 4 5 6, तो 6 के 6 है, इसका मतलब ये कैसा हो गया आपका, फुल फिल्ड हो गया। ठीक है, और जहां ये फुल फिल्ड हो गया वहां पे कह सकते हैं कि ये सबसे मोस्ट स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहेगा पी ब्लॉक एलिमेंट्स का। ठीक है, क्योंकि ये फुल फिल्ड है, इसके बाद ये वाला हाफ फिल्ड। ठीक है, चलिए हो गया। अब देखते हैं आगे कि ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब हम लेफ्ट से राइट मूव करते हैं तो सेल्स का नंबर रहेगा सेम, लेकिन इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि जब भी हम अप टू डाउन मूव करेंगे बच्चों, कहां मूव करेंगे, अप टू डाउन, तो इस बार आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है ना वो रहेगा कांस्टेंट, बट यहां पे नंबर ऑफ शेल्स जो होंगी वो होंगी इंक्रीज। ठीक है, जब भी अपन अप से डाउन मूव करते हैं, देखिए 2s2 2p1 था, ये कितना हो जाएगा 3s2 3p1। देखिएगा s में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, p सब शेल में 1 ही इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट रह रहा है, बट नंबर ऑफ शेल्स क्या हो रही हैं आपकी, इंक्रीज हो रही हैं। ओके, नाउ इट इज 4s2 4p1, 5s2 5p1 एंड 6s2 6p1। ओके, नाउ about carbon, when we move up to down, then it is 3s2 3p2, 4s2 4p2, 5s2 5p2 and 6s2 6p2. Now if we talk about group number 15 elements, then it is 3s2 3p3, sorry, okay, 4s2 4p3, 5s2 5p3 and 6s2 6p3. Okay, now 3s2 3p4, 4s2 4p4, 5s2 5p4, 6s2 6p4, 3s2 3p5, 4s2 4p5। ठीक है, इस तरह से आप इंक्रीज कर लेंगे, 3s2 3p6, 4s2 4p6, 5s2 5p6 एंड 6s2 6p6। तो कुल मिलाकर के हमने दो चीजें यहाँ पे डिस्कस की। नंबर 1 इज दैट कि व्हेनेवर वी मूव लेफ्ट टू राइट द नंबर ऑफ शेल्स क्या होंगे, कांस्टेंट, बट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेस, एंड व्हेनेवर वी मूव अप टू डाउन द नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीजेस, बट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट शेल इज कांस्टेंट। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट ग्रुप नंबर 13 टू 18। ओके, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया NH2 NP 1 2 6, जहां पे ग्रुप नंबर 13 में देखिएगा, ग्रुप नंबर 13 सेल में आपके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 3। याद रखिएगा 13 में कितने होंगे, 3 आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स, 13 का 3 पिक करना है। 14 में कितने आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 and 2 4, कितने होंगे 4। 15 में 5, 16 में 6, 17 में 7 और 18 में 8। तो जितना होगा इनका ग्रुप नंबर 13 टू 18
उतने ही इनमें क्या होंगे आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स। 13 में 3, 14 में 4, 15 में 5, 16 में 6, 17 में 7 और 18 में 8। तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स लर्न करने की नीड ही नहीं आ रही, ठीक है, बिकॉज जितना इनका ग्रुप का नंबर है उसकी लास्ट डिजिट जो होगी वो इनका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। चलिए, तो ग्रुप नंबर 15 से 18 तक के एलिमेंट्स को हमें लर्न करना है। पहला है नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सब बिखारी, मींस नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ, ठीक है। ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम एंड पोलोनियम, ठीक है, ओ स्टाइल से टीपो। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड एस्टडीन, ठीक है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टडीन। फिर कल बाहर आई एंटी। हरभजन ने आरती करके 0 रन बनाया, दैट मींस हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनोन एंड रेडोन, ठीक है। तो ये हमारा जनरल इंट्रोडक्शन हो गया ग्रुप नंबर पी ब्लॉक एलिमेंट्स का। अब हमें सबसे पहले डिस्कस जो करना है वो करना है ग्रुप नंबर 15 से, ठीक है, समझ गए। ग्रुप नंबर 16 को हम क्या बोलते हैं, कैल्कोजेंस बोलते हैं। 17 को बोलते हैं हैलोजेंस, इन्हें बोलते हैं नोबल गैसेस। वो जब हम ग्रुप वाइज पढ़ेंगे, ग्रुप वाइज इनको डिस्कस करेंगे, तब हम इनको डिस्कस कर लेंगे व्हाई दिस कॉल्ड एज कैल्कोजेंस, व्हाई दिस कॉल्ड एज हैलोजन, व्हाई दिस कॉल्ड एज नोबल गैसेस, वो हम ग्रुप वाइज को डिस्कस करेंगे। तो नंबर 1, लेट अस स्टार्ट विद फर्स्ट वन, दैट इज ग्रुप नंबर 15 एलिमेंट्स। किस तरह से हम इनको डिस्कस करेंगे वो देखेंगे, ठीक है। मैंने आपसे पहले भी कहा था चैप्टर थोड़ा सा लेंथी है, पेशेंस के साथ पढ़िएगा इसे, ठीक है। लेट्स स्टार्ट विद ग्रुप नंबर 15। फटाफट से स्क्रीनशॉट आप इसका ले सकते हैं। चलिए, हो गया। देखिए, सबसे पहले हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ग्रुप नंबर 15 एलिमेंट्स को। ग्रुप 15 एलिमेंट्स, ग्रुप 15 एलिमेंट्स को हमें डिस्कस किस तरह से करेंगे, ग्रुप 16, 17, 18 को, उसका एक जनरल आउटलाइन हम आपको यहाँ पे बना के दिखा रहे हैं कि किस तरह से हमें हर एक ग्रुप को, पर्टिकुलर ग्रुप को डिस्कस स्टडी करना है, ठीक है। नंबर 1, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इनका डिस्कस करना पड़ेगा अकरेंसेस, ठीक है। अकरेंसेस का मीन ये होता कि यहाँ पर आपके जो ग्रुप नंबर 15 में एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं, वो एलिमेंट्स आपको कहाँ से ऑब्टेन होते हैं, व्हाट इज द सोर्सेस ऑफ दीज एलिमेंट्स, ठीक है, कहां से हमें ऑब्टेन होगा। नंबर 2, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, फिर भी एक बार देख लेंगे। नंबर 3, एटॉमिक एंड आयोनिक साइज, ठीक है, कि किस तरह से हमारे ग्रुप नंबर 15 की साइज जो है वो वेरी करेगी, एज वेल इसको हम कंपेयर करेंगे अदर ग्रुप एलिमेंट के साथ भी, ठीक है। नंबर नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉन आयनाइजेशन एंथैल्पी, ठीक है। नंबर 3, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। ये सब वो प्रॉपर्टीज हैं जो आपकी पेरियोडिक प्रॉपर्टीज होती हैं, जो हम 11th क्लास में भी बहुत डिटेल में इनको पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पे केवल एक ब्रीफ नॉलेज हम यहाँ पे इनका लेने वाले हैं। नेक्स्ट हमारे पास होगा फिजिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास होगा केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज में हम 3 पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। नंबर 1, ऑक्सीडेशन स्टेट। नंबर 2 हमारे पास रहेगा एनामोलस। एनामोलस बिहेवियर ऑफ फर्स्ट एलिमेंट। फर्स्ट एलिमेंट से मीन है उस एलिमेंट का जो ग्रुप में सबसे टॉप मोस्ट होता है। लाइक ग्रुप नंबर 15 की बात करें तो यहाँ पे कौन सा होगा, नाइट्रोजन। 16 में ऑक्सीजन, 17 में फ्लोरीन। तो एनामोलस बिहेवियर का मतलब कि ये पूरे ग्रुप में से इन फर्स्ट एलिमेंट का जो बिहेवियर होता है या इसकी जो प्रॉपर्टी होती है वो अमंग ऑल एलिमेंट से बिल्कुल डिफरेंट और यूनिक क्यों है और क्या है वो प्रॉपर्टीज, इन्हें डिस्कस करेंगे, ठीक है। कि व्हाई नाइट्रोजन इज टोटली डिफरेंट एलिमेंट फ्रॉम अदर एलिमेंट्स, क्या उसकी ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जो सबसे उनको डिफरेंट करती है, सबसे अलग करती है, सबसे यूनिक करती है, वो एनामोलस प्रॉपर्टीज होती है, ठीक है। एंड नेक्स्ट वन इज केमिकल रिएक्टिविटी, ठीक है।
तो केमिकल प्रॉपर्टीज में 3 पॉइंट डिस्कस होंगे आपसे। नंबर 1 ऑक्सीडेशन स्टेट्स, नंबर 2 एनोमर्स बिहेवियर ऑफ फर्स्ट एलिमेंट, एंड थर्ड इज केमिकल रिएक्टिविटी। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास होगा क्या, केमिकल प्रॉपर्टीज के बाद इसके बाद होंगे हमारे पास में कंपाउंड्स। क्या होंगे, कंपाउंड्स। और कंपाउंड्स जो भी हम लेंगे, ठीक है, लाइक ग्रुप 15 में हमें कंपाउंड डिस्कस करने हैं नाइट्रोजन के एज वेल फॉस्फोरस के। ठीक है, तो नाइट्रोजन और फॉस्फोरस के जो एलिमेंट्स के कंपाउंड हम लेंगे, उन कंपाउंड्स में हमें 3 डिस्कस करना है। नंबर 1 इज क्या, उसमें डिस्कस करने का मेथड ऑफ प्रिपरेशन। ठीक है, कि किस तरह से हम उनको प्रिपेयर करते हैं। नंबर 2 इज फिजिकल प्रॉपर्टीज, एंड नंबर 3 इज स्ट्रक्चर, एंड नंबर 4 इज केमिकल रिएक्शंस या केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, जिस तरह से हमने ऑर्गेनिक में हर एक कंपाउंड को डिस्कस किया था ना, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, फिजिकल प्रॉपर्टी, उसकी स्ट्रक्चर और केमिकल रिएक्शन, उसी तरह से हमें हर एक एलिमेंट के कंपाउंड्स को इस तरह से डिस्कस करना है। ठीक है, तो हर एक ग्रुप में हमें ये सारे पॉइंट्स को डिस्कस करना है, तब हमारा एक ग्रुप कंप्लीट होगा। ठीक है, तो हम स्टार्ट कर रहे हैं ग्रुप नंबर 15 के एलिमेंट्स को। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप कि इस पैटर्न में हमें हर ग्रुप के एलिमेंट्स को डिस्कस करना है। ठीक है, चलिए हो गया, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं ग्रुप नंबर 15 के एलिमेंट्स को और स्टार्ट करेंगे फर्स्ट पॉइंट से, कौन सा हमारे पास में, अकरेंसेस। ठीक है, चलिए अकरेंसेस की बात मैं यहाँ पे करता हूं तो मेरे पास में टोटल कितने एलिमेंट्स होंगे। सबसे पहले नाइट्रोजन, सेकंड फॉस्फोरस, थर्ड आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ। ये 3 एलिमेंट्स हैं। इनके हम सोर्सेस की बात यहाँ पे करेंगे कि इन्हें हम कहाँ से ऑब्टेन करते हैं, क्या इनके सोर्सेस हमारे पास होंगे। सबसे पहले बात की जाती है नाइट्रोजन की, तो सबसे फर्स्ट पॉइंट जिसमें बनता है हमारे पास, वो बनता है 78% बाय वॉल्यूम। ठीक है, कहाँ प्रेजेंट होता है आपका, एटमॉस्फेयर में। ठीक है, हमें पता है हमारा एटमॉस्फेयर जो है वो क्या है, गैसेस का मिक्सचर है, जिसमें हमारे पास में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, CO2 गैस, ठीक है, एंड अदर गैसेस, नोबल गैसेस, सबका मिक्सचर होता है, जिसमें सबसे मोस्ट वॉल्यूम में जो आपकी प्रेजेंट होती है वो कौन सी होती है, नाइट्रोजन गैस। इसका मतलब ये हुआ कि नाइट्रोजन गैस हमें नेचुरली हमारे एटमॉस्फेयर में मिलती है, जो पूरी गैसेस के मिक्सचर का 78% होता है। ठीक है, बाय वॉल्यूम। नंबर 2 ये हमें मिलता है सोडियम नाइट्रेट में। ठीक है, NaNO3। ठीक है, इसे हम कहते हैं चिली सॉल्ट पीटर। क्या बोलते हैं, चिली सॉल्ट पीटर, NaNO3, सोडियम नाइट्रेट। थर्ड अकरेंस हमारे पास इसका जो होता है वो होता है KNO3, पोटेशियम नाइट्रेट। ठीक है, इसे हम बोलते हैं इंडियन सॉल्ट पीटर, इंडियन सॉल्ट पीटर। ठीक है, तो टोटल 3 सोर्सेज हमारे पास में है। एक नेचुरली है हमारे पास 17% बाय वॉल्यूम एटमॉस्फेयर में, नेचुरली हमें मिलता है NaNO3, चिली सॉल्ट पीटर बोलते हैं, और पोटेशियम नाइट्रेट जिसे हम इंडियन सॉल्ट पीटर बोलेंगे। ठीक है ना, तो ध्यान रखिएगा, इसमें से आपके पास में टोटल 2 टाइप से क्वेश्चन बन जाते हैं। दैट इज 1, आपसे डायरेक्टली फॉर्मूला पूछ लेगा, राइट फॉर्मूला ऑफ चिली सॉल्ट पीटर एंड राइट द फॉर्मूला ऑफ इंडियन सॉल्ट पीटर। ठीक है, आप इसे ऐसे याद रख सकते हैं, चिली का मतलब चाइना से, क्या है, चाइना, ऐसे याद रखिए। और Na, चाइना के लास्ट में क्या आ रहा है आपका, Na, इसका मतलब सोडियम नाइट्रेट की बात यहाँ पे हो रही है, NaNO3। ठीक है, और इसका मतलब सेकंड जो हमारे पास इंडियन होगा वो कौन सा होगा, पोटेशियम नाइट्रेट। कई बार क्या होता है, हमें लर्न होता है लेकिन एकदम से क्लिक नहीं करता एग्जाम टाइम पे कि चिली का ये था कि चिली का ये था। ठीक है ना, कौन सा फॉर्मूला, विच फॉर्मूला इज बिलोंग्स टू द चिली सॉल्ट पीटर। बट अब हमें ट्रिक अगर ध्यान हो, चिली मीन्स चाइना, चाइना मीन्स Na मतलब सोडियम, सोडियम नाइट्रेट होगा चिली सॉल्ट पीटर, और पोटेशियम नाइट्रेट होगा इंडियन सॉल्ट पीटर। ठीक है, डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आपके पास हो सकता है। एंड सेकंड क्वेश्चन जो आपके पास हो सकता है वो ये, राइट एनी 2 सोर्सेज ऑफ नाइट्रोजन। तब आप कोई भी 2 सोर्सेज को वहां पे राइट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, समझ रहे हो, क्वेश्चन का टाइप जो हमारे पास बन रहा है वो क्या बन रहा है, या तो से लिखेंगे आपको राइट एनी 2 सोर्सेज ऑफ आइदर नाइट्रोजन या फॉस्फोरस। क्वेश्चन बनेंगे 2 ही केवल, या तो नाइट्रोजन से पूछेगा आपसे
या फास्फोरस से पूछेगा, ठीक है, या आपको डायरेक्टली क्या पूछ सकते हैं, फॉर्मूला पूछ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं फास्फोरस की, इसको हटा देते हैं, किसकी बात करेंगे, फास्फोरस की। तो फास्फोरस की बात करते हैं तो फास्फोरस मिलता है आपको एपेटाइट फैमिली में, ठीक है। एपेटाइट फैमिली जो होती है उसका मेन कॉन्स्टिट्यूएंट होता है आपका फास्फोरस, ठीक है, दैट इज मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ रॉक मिनरल्स, ठीक है। रॉक जानते हो ना, चट्टानें जो आपकी होती हैं, उसका जब डिकम्पोजिशन होता है तो उसमें जो सॉइल बनती है, उसके जो मिनरल्स बनते हैं ना, उनमें आपका फास्फोरस मेनली प्रेजेंट होता है, ठीक है। एपेटाइट फैमिली की बात करें, इसका फॉर्मूला क्या होता है, Ca9 कैल्शियम फॉस्फेट PO4 का होल 6, ठीक है। देख सकते हैं कैसे बन रहा है फॉर्मूला, कैल्शियम पे चार्ज 2+ होता है, PO4 पे 3-, क्रिस क्रॉस करेंगे तो इसको मल्टीप्लाई किया गया किससे, 9 से, ठीक है। ये देख लीजिए कैल्शियम पे कितना है 2+, फॉस्फोर पे 3- है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 से। फॉस्फेट को 2 से मल्टीप्लाई करने पे फॉस्फेट कितना हो जाएगा, होल ट्वाइस 2, और कैल्शियम को करेंगे 3 से तो हो जाएगा कैल्शियम का 3। अब इसको पूरे को हमने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 3 × 3 9 आ गया है, 3 × 2 6 आ गया है। डॉट CaX2, यहाँ पे x की वैल्यू अगर मैं क्या ले लेता हूँ, फॉस्फोरस, सॉरी फ्लोरीन, क्या ले लेता हूँ, फ्लोरीन, तो हमारे पास क्या बन जाएगा फॉर्मूला Ca9 PO4 का होल 6 डॉट CaF2, इसे कहते हैं फ्लोरो एपेटाइट, फ्लोरो एपेटाइट। फ्लोरो क्यों बोला, बिकॉज यहाँ पे हमने x की वैल्यू क्या पुट की है, फ्लोरीन पुट की है, दैट्स वाई से क्या बोला है, फ्लोरो एपेटाइट, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे फॉस्फोरस जो है ना आपका मेन कॉन्स्टिट्यूएंट होता है किसका, रॉक सॉल्ट मिनरल्स का, ठीक है। इसके अलावा फॉस्फोरस आपको कहाँ मिलेगा, इसके अलावा फॉस्फोरस आपको मिलता है बोन्स में, किसमें, जो हमारी बोन्स होती है उनमें मिलता है, लिविंग सेल्स में मिलता है आपको, ठीक है, प्लांट मिनरल्स में मिलता है आपको, ठीक है। इसके अलावा आपको मिलता है एग और मिल्क में, ठीक है ना। तो ये बहुत सारे सोर्सेस आपके पास किसके होते हैं, फॉस्फोरस के। आपको बोन्स में मिलेगा, लिविंग सेल्स, प्लांट मिनरल्स, एग, मिल्क, इन सब में आपका ये प्रेजेंट होता है, ठीक है। इसके अलावा मैंने आपको बताया कि आपको रॉक मिनरल्स यानी एपेटाइट फैमिली के फॉर्म में भी आपको मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं 3 एलिमेंट्स जो हमारे पास रह गए हैं, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मिथ। तो ये तीनों एलिमेंट्स जो हैं वो आपके सल्फाइड मिनरल्स के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, प्रेजेंट इन फॉर्म ऑफ सल्फाइड मिनरल्स, ठीक है। समझ गए होंगे आप, ठीक है। तो इससे क्वेश्चन बनने के चांसेस बहुत कम है, क्योंकि ये तो आपके सारे के सारे किस फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, सल्फाइड मिनरल्स के फॉर्म में। क्वेश्चन जो बनेगा वो कहां से बनेगा, नाइट्रोजन या फॉस्फोरस से। यहाँ पे 3 क्वेश्चन बनेंगे फॉर्मूला बेस्ड, चिली सॉल्टपीटर, इंडियन सॉल्टपीटर और एपेटाइट फैमिली का, और कुछ क्वेश्चन बन सकते हैं इस तरह से कि राइट एनी 2 सोर्सेस ऑफ नाइट्रोजन या फॉस्फोरस, ठीक है। फटाफट से लीजिए स्क्रीनशॉट, यहाँ पे आपका अकरेंसेस जो है वो कंप्लीट हो गया है। चलिए नेक्स्ट जो है आपके पास वो हम स्टार्ट कर रहे हैं, कौन सा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सेकंड पॉइंट क्या था, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो ग्रुप नंबर 15 के एलिमेंट्स की जब मैं बात करते हैं तो क्या आपके पास नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मिथ, ये टोटल 5 एलिमेंट्स आपके पास में रहेंगे ग्रुप नंबर 15 में, ठीक है। ग्रुप नंबर 15 के जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात की जाए दैट इज NS2Np3, ठीक है। कितना होगा, p सब शेल में टोटल 3 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ये आपका सेकंड शेल में आ रहा है तो क्या बोलेंगे 2s2 थर्ड शेल में आ रहा है क्या बोलेंगे 3s2 बिकॉज हमें पता है डाउन द ग्रुप मूव करने पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या रहेंगे आउटर मोस्ट शेल में कांस्टेंट, बट नंबर ऑफ शेल्स क्या होंगी, इंक्रीज होंगी। तो यहाँ बनेगा 4s2 ठीक है, 5s2 एंड 6s2 बट इन सबके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 3, ठीक है। इट मीन्स p ब्लॉक में आपके पास में टोटल 6 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं,
बट हमारे पास कितने हैं 3, 3 का मतलब ये हो गया आपका हाफ फिल्ड, ठीक है। और हाफ फिल्ड होने की वजह से ये इनको एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी देते हैं। क्या देते हैं? एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी, ठीक है ना। एक्चुअली स्टेबल तो होंगे, बट जब इनके पास में हमने देखा कि इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो कैसा है, p3 है। p3 मतलब टोटल इलेक्ट्रॉन p ऑर्बिटल में 6 फिल कर सकते हैं, 3 फिल यहाँ पे हो रहे हैं, दैट मीन्स कि यहाँ पे आपका हाफ फील्ड है। और जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपका हाफ फील्ड होता है ना, तो वहां कहेंगे कि ये आपका एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रहा है इसे, ठीक है ना। क्योंकि हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जिनका भी होता है वो अपने आप में हाईली स्टेबल होते हैं आपके, ठीक है ना। तो ये कहीं ना कहीं इसको एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी प्रोवाइड किया जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका पॉइंट नंबर 2 जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। हम स्टार्ट करते हैं पॉइंट नंबर 3 जो हमारे पास कौन सा है, एटॉमिक एंड आयनिक साइज। एटॉमिक एंड आयनिक रेडियस। चलिए सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि ये हमारे पास में क्या है, न्यूक्लियस है, ये हमारे पास फर्स्ट सेल है, ये हमारे पास सेकंड सेल है, ये हमारे पास थर्ड सेल है, ठीक है। तो किसी भी एटम की स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पे बनाई है अकॉर्डिंग टू बोहर मॉडल। तो किसी भी एटम में प्रेजेंट आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होता है वहां से न्यूक्लियस की डिस्टेंस जो है ना वो कहलाएगी आपकी एटॉमिक रेडियस। क्या कहलाएगा? एटॉमिक रेडियस। द टोटल डिस्टेंस which is present between outermost electron and nucleus is considered as atomic radius, ठीक है। जब हम रेडियस की बात करते हैं एटॉमिक रेडियस की, तो क्या देखेंगे कि नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, एंटीमनी एंड बिस्मिथ यहाँ पे ले रहे हैं, ठीक है। जब हम इन एलिमेंट्स की बात करते हैं तो हम क्या बोलेंगे कि जब भी हम मूव करते हैं अप टू डाउन, कहाँ जा रहे हैं? अप टू डाउन मूव कर रहे हैं, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ पे। तो आपने देखा कि इसका कॉन्फ़िगरेशन कितना था, 2s2 2p3, इसका कितना था 3s2 3p3, 4s2 4p3, ठीक है, 5s2 5p3, 6s2 6p3। देखा ना, इट मींस जब भी हम अप से डाउन मूव कर रहे हैं तो आपके नंबर ऑफ शेल्स जो हैं वो इंक्रीज हो रही हैं। सेकंड शेल, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, क्या हो रही हैं? नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज हो रही हैं, थर्ड, फोर्थ, है ना, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, इस तरह से। तो जैसे जैसे आपकी नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज होंगी ना बच्चों, वैसे वैसे आपकी आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन से न्यूक्लियस की डिस्टेंस या रेडियस क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है, ठीक है। दैट मीन्स जब भी हम अप टू डाउन मूव करेंगे तो आपकी एटॉमिक रेडियस जो है वो इंक्रीज होगी। क्या होगी? इंक्रीज। क्यों होगी? ड्यू टू इंक्रीमेंट इन नंबर ऑफ सेल्स। एक तरह से क्या कह सकते हैं कि जैसे जैसे हम अप से डाउन मूव कर रहे हैं वैसे वैसे आपके नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज हो रही हैं। इट मींस आपका न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन की डिस्टेंस इंक्रीज हो रही है, तो इट मींस ऑब्वियसली रेडियस भी क्या हो गई? इंक्रीज हो गई, ठीक है। तो ट्रेंड जो है वो क्या कह रहा है आपसे? ट्रेंड ये कहता है आपसे सिंपली कि जब भी हम अप से डाउन मूव करते हैं तो आपकी साइज होती है वो इंक्रीज होती है, और लेफ्ट से राइट मूव करने पे आपकी साइज क्या होती है? लेफ्ट से राइट मूव करने पे साइज आपकी डिक्रीज होती है। क्यों? क्योंकि लेफ्ट से राइट मूव करने पे आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है, प्रोटॉन नंबर बढ़ता है, तो अट्रैक्शन बढ़ेगा तो साइज कम हो जाती है, ठीक है। तो ये हमारे पास में रेगुलर ट्रेंड आया साइज का, लेफ्ट टू राइट डिक्रीज, अप टू डाउन इंक्रीज होती है। अब देखिए यहाँ पे एटॉमिक रेडियस यहाँ पे इंक्रीज हो गई ड्यू टू इंक्रीमेंट इन नंबर ऑफ शेल्स, बट हमें यहाँ कुछ एक्सेप्शन देखने को मिलता है हल्का सा। वो क्या है कि जब हम नाइट्रोजन टू फॉस्फोरस जाते हैं, ठीक है, तब तो आपकी साइज जो है वो इंक्रीज होती है रेगुलरली, यानी कि जितना साइज आपका इंक्रीज होना चाहिए नंबर ऑफ सेल्स के इंक्रीज होने पे उतना साइज आपका इंक्रीज होता है, कंसिडरेबली इंक्रीज हो रहा है कहीं ना कहीं, ठीक है, नाइट्रोजन टू फॉस्फोरस। बट जब हम आते हैं आर्सेनिक टू बिस्मिथ, ठीक है, समझ रहे हैं, तो साइज नॉट इंक्रीज कंसिडरेबली। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है, यहां से क्वेश्चन पुट अप हो सकता है
कि नाइट्रोजन टू फॉस्फोरस का साइज आपकी रेगुलर इंक्रीज होती है, ऐसी आपकी इंक्रीज होनी चाहिए, बट आर्सेनिक टू बिस्मिथ जो आपकी साइज है वो उतना इंक्रीज नहीं हो पाती जितना इंक्रीज इसको होना चाहिए। तो ऐसा क्यों है, ठीक है ना, साइज में इंक्रीमेंट जो है ना वो उतना हाई क्यों नहीं आ रहा, ठीक है, जितना इसको होना चाहिए था, बिकॉज यहाँ भी तो नंबर ऑफ सेल्स आपकी इंक्रीज हो रही हैं, ठीक है, फिर साइज में उतना कंसिडरेबली इंक्रीज क्यों नहीं आ रहा, ठीक है। तो यहां से क्वेश्चन बनेगा कि आर्सेनिक टू बिस्मिथ आपका साइज में इतना कंसिडरेबली इंक्रीमेंट क्यों नहीं आ रहा। तो आपका आंसर क्या होगा, देखिएगा ध्यान से। तो आपका आंसर जो यहां पर होगा ना वो होगा ये, ड्यू टू fulfilled electron configuration of D and F subshells, एक तरह से कह सकते हैं poor shielding effect। अब ये shielding effect क्या होता है एक बार वापस से आप देख लीजिएगा, तब मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ शील्डिंग इफेक्ट क्या होगा, क्यों साइज में इतना इंक्रीमेंट नहीं हो रहा। थोड़ा ध्यान समझना इस चीज को। सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि न्यूक्लियस यहाँ है, यहाँ पे मान लीजिए कोई इलेक्ट्रॉन है, ये आपकी कोई आउटर मोस्ट शेल्स हैं, ठीक है। तो आउटर मोस्ट शेल में मान लीजिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। एक बार सपोज कर लीजिए, चलो एक काम करते हैं ना, इसको यहां से देखते हैं। आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, इनर शेल में भी क्या है, इलेक्ट्रॉन है। अब ये इलेक्ट्रॉन जो इसमें चार्ज कैसा है, नेगेटिव है, और ये न्यूक्लियस की तरफ क्या रहेगा आपका, अट्रैक्टेड रहेगा, क्या रहेगा, अट्रैक्टेड। बट इनर सेल में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है ना, वो इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा, क्या करेगा, रिपेल करेगा। यहाँ क्या लगेगा, फोर्स ऑफ रिपल्शन, यहाँ क्या लग रहा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। तो इनर सेल में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, आउटर मोस्ट सेल में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियर अट्रैक्शन से शेव कर रहा है, शील्ड कर रहा है, ठीक है ना। इसे ही कहेंगे शील्डिंग इफेक्ट। क्या कहेंगे, शील्डिंग इफेक्ट। क्या कह रहा हूं आपसे, सुनो ध्यान से। इफ इनर शेल में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियर अट्रैक्शन से शील्ड करता है, उसे बचा रहा है, कैसे बचाता है कि ये इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन को रिपेल कर रहा है, ठीक है, तो उसे कहेंगे शील्डिंग इफेक्ट। होगा ऐसा ही, बिकॉज इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच रिपल्शन लग रहा है, तो इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन को दूर कर रहा है, रिपेल कर रहा है, बट न्यूक्लियस क्या कर रहा है, इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। सो ये इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियर अट्रैक्शन से सेव कर रहा है, शील्ड कर रहा है, इसी को बोलते हैं शील्डिंग इफेक्ट। अब बात करें अगर डी और एफ सबशेल की, किसकी, डी की और एफ सबशेल की, तो डी और एफ सबशेल जो होंगी ना, उनका शील्डिंग पावर जो है वो पुअर होता है। क्या होता है, पुअर, ठीक है। तो देखिएगा, अगर यहाँ पे प्रेजेंट कोई इलेक्ट्रॉन है डी एंड एफ सबशेल में, यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन है, तो इनका शील्डिंग पावर जो है वो कैसा है, शील्डिंग पावर जो है वो कैसा है, वीक है। अगर शील्डिंग पावर का ऑर्डर में आपको बता दूं, सबसे ज्यादा होता है एस का, फिर पी का, फिर डी का, फिर एफ का, ठीक है। सबसे पुअर शील्डिंग इफेक्ट किसका होता है, एफ सबशेल का, फिर डी का। और यहां से जब हम बात करते हैं आर्सेनिक टू बिस्मिथ की, तो यहां से आपके डी एंड एफ सबशेल स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि ये आपके हैवी एलिमेंट्स हैं, ठीक है। तो यहां से डी एफ सबशेल स्टार्ट हो जाएगी, तो डी और एफ का शील्डिंग पावर वीक होगा, पुअर होगा, ठीक है ना। कैसा होगा, पुअर। अगर शील्डिंग पावर पुअर है तो अब देखिए क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियर अट्रैक्शन से शील्ड नहीं कर पाएगा। सुनो ध्यान से क्या कह रहा हूं, इफ इट्स शील्डिंग पावर इज पुअर, इसका शील्डिंग पावर पुअर है, तो ये जो है ना वो इसको रिपेल नहीं कर पाएगा, और ये इलेक्ट्रॉन जो है वो इसकी तरफ क्या हो जाएगा, अट्रैक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अट्रैक्ट। अगर इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट हुआ तो साइज क्या हो गई, कॉन्ट्रैक्ट हो गई, साइज क्या हुई, डिक्रीज हुई, ठीक है ना। तो मैं ये कह रहा हूं कि यहां से यहां पे मूव करने पर आपकी साइज इंक्रीज जरूर होगी, ड्यू टू इंक्रीमेंट इन नंबर ऑफ शेल्स। साइज तो बढ़ रही है ना, बट सपोज कीजिए साइज बढ़ी इतनी, ठीक है, साइज कितनी इंक्रीज हुई, इतनी इंक्रीज हुई साइज यहां से यहां तक, बट ड्यू टू पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियर की ओर थोड़ा सा अट्रैक्ट भी हो गया, तो वापस साइज इतनी कम हो गई। समझे ना, 2 कदम चले, इतनी साइज बढ़ी, और वापस से एक स्टेप हम पीछे आ गए। इट मींस
उतना इंक्रीमेंट नहीं हो पाया जितना हमने सोचा था, जितना हमने कंसिडर किया था। ठीक है, तो समझ में आया। क्वेश्चन क्या बनेगा? क्वेश्चन बनेगा आर्सेनिक टू बिस्मिथ साइज में जो इंक्रीमेंट हो रहा है वो कंसिडरेबली क्यों नहीं हो रहा? तो क्या बताएंगे? बिकॉज आर्सेनिक टू बिस्मिथ जो है वहां पे आपके फुल फील्ड डी एंड एफ सबशेल्स आपकी प्रेजेंट होती हैं, जिनका शील्डिंग इफेक्ट जो होता है वो पुअर होता है। क्या होता है? पुअर, जिस वजह से आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट होते हैं और साइज हल्की सी कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। तो जितनी इंक्रीज हुई उसका थोड़ा पार्ट आपका डिक्रीज भी हो जाता है। दैट मीन्स इंक्रीमेंट उतना कंसिडरेबली नहीं हो रहा जितना हमने कंसिडर किया था कि इतना होना चाहिए था। तो आंसर सिंपल सा है, क्या है? ड्यू टू पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ डी एंड एफ सबशेल्स, ठीक है, विच इज प्रेजेंट इन आर्सेनिक टू बिस्मिथ, ठीक है, एलिमेंट्स। सिंपल समझ में आया आपको कि पुअर शील्डिंग इफेक्ट होने की वजह से साइज में हल्का सा डिक्रीमेंट भी दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो दैट इज अबाउट एटॉमिक एंड आयनिक रेडियस। कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए आपको, फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कंफ्यूजन होती है एक बार तो वापस से मुझे सुनिएगा कि मैं क्या कॉन्सेप्ट आपको प्रोवाइड यहाँ पे कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट हो गया होगा आपका। नेक्स्ट जो है वो देखते हैं हम क्या, फटाफट से आयनाइजेशन एनर्जी। नेक्स्ट जो हमारे पास है वो क्या है आपका? आयनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी का मीनिंग क्या होता है पहले वो समझ लेते हैं फटाफट से। देखिएगा हमारे पास क्या है, न्यूक्लियस, ये सेल्स है आपके पास में, ठीक है। आउटर मोस्ट शेल में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन जो होगा वो न्यूक्लियस की तरफ क्या रहेगा? अट्रैक्ट रहेगा, ठीक है। तो इस इलेक्ट्रॉन को यहां से मुझे अगर निकालना है, रिलीज करना है, तो इसके लिए क्या लगेगी? एनर्जी, ठीक है। सो द अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन एटम। किसी भी एटम की आउटर मोस्ट शेल में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन को यहां से रिलीज करने के लिए जो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होगा ना, वो एनर्जी क्या होता है आपका? आईपी होता है, आयनाइजेशन एनर्जी। इसे हम आईपी भी ले सकते हैं, आयनाइजेशन पोटेंशियल, और आईई भी ले सकते हैं, ठीक है। दोनों एक ही बात है, दोनों की यूनिट डिफरेंट होती है। आईपी की होती है इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, ठीक है, जबकि आईई को लिखते हैं हम किलोजूल पर मोल में। ठीक, समझ गए? ये डेफिनेशन सब आपको आती हैं, ऑलरेडी मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। बस माइंड में इतना रखिएगा कि इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जो अमाउंट ऑफ एनर्जी हमें रिक्वायर्ड होगी वो होगी आपकी आयनाइजेशन एनर्जी। अब सपोज कीजिए कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ प्रेजेंट है, कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ प्रेजेंट है, तो ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के नियर बाय है ना, तो इट मीन्स ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियर अट्रैक्शन ज्यादा रहेगा इस पे, और इस इलेक्ट्रॉन पे न्यूक्लियर अट्रैक्शन क्या रहेगा? लो रहेगा। तो इसको निकालना आसान है, इसके लिए अमाउंट ऑफ एनर्जी लो चाहिए, इसके लिए अमाउंट ऑफ एनर्जी हाई चाहिए। तो क्या समझ में आया? समझ में यह आया कि नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मिथ जब भी हम अप से डाउन मूव करेंगे, कहां से? अप से डाउन, ठीक है, तो आपकी नंबर ऑफ शेल्स क्या हो रही है? इंक्रीज। साइज क्या हो रहा है? इंक्रीज। जब साइज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस से अट्रैक्शन भी क्या हो जाएगा? डिक्रीज। तो क्या हुआ? न्यूक्लियर अट्रैक्शन जो है ना वो आपका डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि नंबर ऑफ सेल्स बढ़ रही है, डिस्टेंस बढ़ रही है, तो इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस से अट्रैक्शन क्या हो रहा है? वीक हो गया है, ठीक है। जितना ज्यादा अट्रैक्शन कम होगा, इलेक्ट्रॉन निकालना उतना ही क्या होगा? इजी होगा। यानी इलेक्ट्रॉन जो है वो आपका इजेक्ट हो जाएगा विद लो अमाउंट ऑफ एनर्जी इफ डिस्टेंस इज इंक्रीजेस। सो यू कैन से कि यहाँ पे अप से डाउन मूव करने पे आपकी आईपी जो है वो आपकी डिक्रीज हो रही है, ठीक है, बिकॉज नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज हो रही हैं, न्यूक्लियस का इलेक्ट्रॉन से अट्रैक्शन कम हो गया, तो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट कर पाना क्या है? इजी टू इजेक्ट हो रहा है। दैट मीन्स आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो रही है? डिक्रीज। तो रेगुलर ट्रेंड क्या समझ में आया हमें? लेफ्ट से राइट मूव करने पे इंक्रीज होती है आईपी, ठीक है। क्यों? क्योंकि लेफ्ट टू राइट जब जाते हैं तो नंबर ऑफ सेल्स क्या रहती है? सेम। इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होता है, न्यूक्लियर में प्रोटॉन इंक्रीज होता है, अट्रैक्शन बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन निकालना टफ होगा, ठीक है। अप टू डाउन मूव करेंगे तो आईपी क्या हो रही है? आपकी डिक्रीज हो रही है, ठीक है। हो गया समझ में आया आपको ये बात? चलिए, अब वही केस यहाँ पे भी एप्लीकेबल होगा कि आर्सेनिक टू बिस्मिथ जो है ना वो आईपी इतना ज्यादा डिक्रीज नहीं होता है। वही रीजन क्या है कि अगर हम अपर मूव करते हैं तो यहाँ पे भी आपकी डी और एफ सब शेल्स होंगी, डी और एफ सब शेल का वो जो पुअर शील्डिंग इफेक्ट होगा,
पुअर शील्डिंग इफेक्ट होगा, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन इन इलेक्ट्रॉन्स को न्यूक्लियर अट्रैक्शन से सील्ड नहीं कर पाएंगे, तो इलेक्ट्रॉन थोड़ा बहुत अंदर की ओर क्या होगा, अट्रैक्ट होगा तो निकालना थोड़ा टफ होगा, ठीक है ना, सिंपल सी बात है। हाँ मैं ये नहीं कह रहा आईपी डिक्रीज अभी भी होगी, क्योंकि नंबर ऑफ सेल्स तो क्या हो रही है, इंक्रीज ही हो रही है, न्यूक्लियर अट्रैक्शन क्या हो रहा है, वीक हो रहा है, बट उतना ज्यादा डिक्रीज नहीं होगा जितना हमने कंसिडर किया। अगेन आंसर ड्यू टू पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ डी एंड एफ सबसेल्स, ठीक है, क्लियर है, ठीक है। अब बात करते हैं अगर अपन ग्रुप नंबर 15 एलिमेंट्स की, तो एक क्वेश्चन यहां से बनता है आईपी का, ग्रुप 15 के एलिमेंट्स एंड ग्रुप 16 के एलिमेंट्स। ग्रुप 15 में कौन है, नाइट्रोजन, ग्रुप 16 में कौन है, ऑक्सीजन। दोनों में से आईपी किसका आया होगा, विच वन हैज हाई आईपी। तो मैं बता दूं, लेफ्ट से राइट जब हम मूव करते हैं तो लेफ्ट से राइट मूव करने पे आईपी क्या होती है, इंक्रीज होती है। इट मींस ऑक्सीजन की क्या होनी चाहिए, ज्यादा, बट ग्रुप नंबर 15 के एलिमेंट्स की आईपी क्या होती है, मोर, बिकॉज देखिएगा, बिकॉज इट्स हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, सिंपल सा आंसर है। बताइए कैसे। नाइट्रोजन की बात करें तो ये ग्रुप नंबर 15 की बात करें तो इसमें आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है np3 और इनका होता है np4, ठीक है। तो np3 का मतलब क्या हो गया, हाफ फील्ड का मतलब क्या हो गया आपका, हाईली स्टेबल, क्या हो गया, हाईली स्टेबल, ठीक है। अगर ये हाईली स्टेबल है तो यहां से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना भी क्या होगा आपके लिए, टफ होगा, यानी यहां से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए आपको हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होगा। दैट्स व्हाई ग्रुप नंबर 15 एलिमेंट्स की आईपी, पूरे ग्रुप नंबर 15 की, ग्रुप नंबर 16 के एलिमेंट से क्या होती है, हाई होती है। तो क्वेश्चन लिखिएगा व्हाई, क्वेश्चन आप लिख लीजिए, मैं बोल रहा हूं आपको, व्हाई ग्रुप नंबर 15 एलिमेंट्स हैज हाई आयनाइजेशन एनर्जी एज कंपेयर टू ग्रुप नंबर 16 एलिमेंट्स, ठीक है। या क्वेश्चन ये भी बोल सकता है, व्हाई ionization energy of nitrogen is higher than oxygen। तो आंसर है because group number 15 elements have np3 electronic configuration, that is half filled electronic configuration which is highly stable, that's why। सिंपल आंसर है कि इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन np3 है, that is half filled, और जिनका होता है हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वो होते हैं आपकी हाईली स्टेबल, ठीक है। तो ये यहाँ पर आपके पास क्वेश्चन बन सकता है आयनाइजेशन एनर्जी के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे आपका 4th पॉइंट भी कंप्लीट हो जाता है, आयनाइजेशन एनर्जी। अब देखते हैं 5th पॉइंट जो हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, ठीक है। 5th पॉइंट क्या है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। इसमें कोई भी एक्सेप्शनल केस हमारे पास नहीं होता है, सिंपल सा लॉजिक है। इसका रेगुलर ट्रेंड क्या है आपसे, कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी जो है, इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी, ठीक है, वो आपकी लेफ्ट से राइट जाने पे इंक्रीज होती है। देखिएगा ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, ठीक है। तो फ्लोरीन आपका सबसे मोस्ट नॉन मेटालिक है, आपको पता होगा पूरी पेरियोडिक टेबल का सबसे हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, बिकॉज ये क्विकली 1 इलेक्ट्रॉन गेन करके नियोन में चेंज हो जाता है, क्योंकि स्टेबल नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है। इसको वहीं 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसको कितने चाहिए, 3 इलेक्ट्रॉन्स। तो जैसे ही हम लेफ्ट से राइट मूव करते हैं तो क्विकली कोई भी एलिमेंट जो होगा वो इलेक्ट्रॉन गेन करके आपका नोबल गैस में चेंज होगा। इट मींस लेफ्ट से राइट मूव करने पर इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी इंक्रीज होती है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी भी क्या होगी, इंक्रीज। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी होती क्या है, पावर ऑफ एन एटम, किसी भी एटम की वो पावर बाय विच इट attracts shared electron density towards itself, ठीक है। मान लीजिए कोई दो एटम्स है आपके ए और बी, जिसकी भी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी हाई होगी, वो एलिमेंट्स के पास पावर होती है कि वो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर ले, ठीक है ना। और अगर वो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा तो इस पे चार्ज नेगेटिव होगा पार्शियल, इस पे चार्ज पार्शियल पॉजिटिव होगा। इसे ही हम इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कहते हैं। इलेक्ट्रॉन गेन करने पे नेगेटिव चार्ज कैरी होना क्या कहेंगे, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, ठीक है। जो कि आपका
लेफ्ट से राइट पे क्या होता है, इंक्रीज, और जब हम मूव करते हैं अप टू डाउन तब आपका होता है डिक्रीज, क्योंकि डाउन द ग्रुप मूव करने पे मेटालिक करेक्टर इंक्रीज होता है, ठीक है ना। और जब मेटालिक करेक्टर इंक्रीज होगा तो वहां पे इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी डिक्रीज होती है और इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी इंक्रीज होती है। ओके, तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव का मतलब इलेक्ट्रॉन गेन करना है, ना कि डोनेट करना। दैट्स व्हाई इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी जब हम मूव करते हैं रेगुलर ट्रेंड में लेफ्ट टू राइट तो इंक्रीज होगी, अप टू डाउन मूव करेंगे तो आपकी डिक्रीज होगी, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे हमने टोटल 5 पॉइंट्स को यहाँ पे आज कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट लेक्चर जब हम लेंगे तो उसमें हम फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम कंपाउंड देखेंगे नाइट्रोजन और फॉस्फोरस की, ठीक है बच्चों। तो आज के लेक्चर में इतना ही, ठीक है। पेशेंस के साथ में इसे पढ़िएगा, बिकॉज थोड़ा सा लेंथी चैप्टर मैं आपसे पहले भी कह चुका हूँ, ठीक है, बट इंपॉर्टेंट काफ़ी है। एज हम बात करते हैं अगर नीट और आईआईटी में, तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा मार्क्स का जो चैप्टर आपके पास है वो यही वाला है। तो बहुत पेशेंस रख करके इसे पढ़ना है अपन को, हर एक टॉपिक हर एक कॉन्सेप्ट को बिल्कुल क्लियर करके चलना है, ठीक है ना। जो भी प्रॉब्लम्स आए आप यूट्यूब पे, टेलीग्राम ऐप पे मुझे कमेंट कर सकते हैं, मुझे कॉल भी कर सकते हैं, इवन मैसेज भी कर सकते हैं, ठीक है ना। जो भी आपको प्रॉब्लम्स आए उसके रिगार्डिंग, ठीक है। चलिए बच्चों, आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में न्यू टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।